नमस्कार। जब हम भारतीय संविधान के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक मोटी कानूनी किताब दिमाग में आती है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा दस्तावेज जो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की उम्मीदों को, उनके सपनों को एक शक्ल देता है। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संविधान होता क्या है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है, मतलब सुप्रीम लॉ। ये वो नियम कायदे हैं जो तय करते हैं कि सरकार के पास कितनी पावर होगी और सरकार और हम नागरिकों का रिश्ता कैसा होगा। आप इसे देश की अल्टीमेट रूल बुक समझ सकते हैं। अच्छा, तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे इसकी नींव की, फिर देखेंगे इसके मुख्य डिज़ाइन फीचर्स क्या हैं। उसके बाद जानेंगे कि नागरिकों के लिए इसमें क्या खास है, फिर समझेंगे कि समय के साथ इसे कैसे बदला जा सकता है, और आखिर में हम उस अटूट नींव की बात करेंगे जिसे बदला ही नहीं जा सकता। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं पहली परत से, राष्ट्र की नींव। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा संविधान इतना विशाल क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और ये आया कहाँ से। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है? जब ये 1949 में बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, और आज इसमें लगभग 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा क्यों है। इसकी वजह है भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी और ये जरूरत कि केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही फ्रेमवर्क बनाया जाए। हमारे संविधान को बनाने वालों ने एक बहुत ही कमाल का काम किया। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा और जो सबसे अच्छी बातें थी उन्हें अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो इसका जो ढांचा है वो तो काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है, लेकिन जो इसकी आत्मा है, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार, वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ खास डिजाइन फीचर्स की, यानी वो चीजें जो भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम को एकदम यूनिक बनाती हैं। भारत के सिस्टम को अक्सर कहा जाता है फेडरल सिस्टम विथ अ यूनिटरी बायस। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसमें फेडरल सिस्टम वाली बातें तो हैं, जैसे केंद्र और राज्य की 2 सरकारें, शक्तियों का बंटवारा, लेकिन साथ ही इसमें यूनिटरी सिस्टम की भी झलक है, जैसे एक मजबूत केंद्र, हम सबके लिए सिंगल सिटीजनशिप और एक ही जैसी न्याय व्यवस्था। इसीलिए संविधान भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। भारत ने सरकार के लिए ब्रिटेन वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना, जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से काफी अलग है। देखिए, हमारे सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है यानी सरकार, वो लेजिस्लेचर यानी संसद का ही हिस्सा होती है, और वो संसद के प्रति जवाबदेह भी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार को हमेशा संसद का भरोसा हासिल करना होता है। इसके अलावा भी कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे एक इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसने 18 साल से ऊपर के हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया, सिंगल सिटीजनशिप जो हमारी भारतीय पहचान को मजबूत करती है, इमरजेंसी के लिए खास प्रावधान हैं, और हाँ, एक यूनिक 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम भी है, केंद्र, राज्य और फिर लोकल लेवल पर। तो अभी तक हमने सरकार के ढांचे की बात की। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं हम नागरिकों की, हमारे अधिकारों की, सरकार के लिए तय की गई नीतियों की और हमारे कर्तव्यों की। तो एक बहुत ही अहम सवाल मन में आता है कि वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनकी गारंटी हर भारतीय नागरिक को दी गई है। संविधान का पार्ट 3 हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है: समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे जरूरी संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की नींव हैं। ये हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह हैं जो सरकार की मनमानी से हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, अधिकारों के साथ साथ संविधान में 2 और बहुत खास चीजें हैं। एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी डीपीएसपी। ये सरकार के लिए एक गाइड बुक की तरह हैं जिनका मकसद है एक वेलफेयर स्टेट बनाना। और दूसरे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमें यानी नागरिकों को हमारे नैतिक फर्ज की याद दिलाते हैं। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों को ही आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, लेकिन ये देश के लिए एक मॉरल कंपस का काम जरूर करते हैं। कोई भी ब्लूप्रिंट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर समय के साथ अपडेट ना हो तो पुराना हो जाता है। तो चलिए
अब समझते हैं कि हमारे संविधान को बदलने की प्रक्रिया क्या है, इसे कैसे अपडेट किया जाता है, वो भी इसके मूल स्वरूप को बचाए रखते हुए। आर्टिकल 368 में संशोधन यानी अमेंडमेंट का पूरा प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले संसद के किसी भी हाउस में एक बिल लाया जाता है, फिर उस बिल को दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होता है। अगर बदलाव देश के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है तो उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिलनी चाहिए, और आखिर में प्रेसिडेंट को इस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। वो इसे रोक या लौटा नहीं सकते। हमारा संविधान न तो बहुत ज्यादा लचीला है और ना ही बहुत ज्यादा कठोर। इसमें दोनों का एक कमाल का मिक्स है। कुछ चीजें तो संसद की सिंपल मेजॉरिटी से ही बदली जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर बदलावों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और जो सबसे जरूरी हिस्से हैं उनके लिए तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ राज्यों की सहमति भी जरूरी है। यही इसे खास बनाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर, वो सुरक्षा कवच जो हमारे संविधान की आत्मा की रक्षा करता है। साल था 1973 और केस था केशवानंद भारती। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यहीं से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का। वैसे इस सिद्धांत तक पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1951 में कोर्ट ने कहा कि संसद फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया, और फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने एक बैलेंस बनाया कि संसद बदलाव तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकती। बाद में मिनर्वा मिल्स केस में यह भी साफ हो गया कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा भी इसी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो सवाल यह है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? देखिए, इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, लेकिन समय समय पर कोर्ट ने बताया है कि इसमें क्या क्या आता है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, कानून का राज, शक्तियों का बंटवारा, देश का सेक्युलर कैरेक्टर और निष्पक्ष चुनाव। ये वो बुनियाद हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। जैसा कि संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद कहा था, संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा उस युग की आत्मा होती है। ये लाइन हमारे संविधान के जीवंत होने की पूरी कहानी कह देती है। तो भारतीय संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे देश के साथ साथ आगे बढ़ता है, विकसित होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस महान कहानी का अगला पन्ना, अगला अध्याय क्या होगा?